हेलो फ्रेंड्स। चलो आज अपन आईटीसी चैप्टर रिवाइज करते हैं। बड़ा मस्त इजी सा चैप्टर है, पर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ही पता है सर, ऐसा हो नहीं सकता कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस चैप्टर में थोड़ा सा फंसते हैं। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। सर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए सर कि किन चीज़ों की क्रेडिट मिल जाएगी और किन चीज़ों की क्रेडिट नहीं मिलेगी। सर क्यों? क्योंकि अगर हमने गलत क्रेडिट लिया तो हमारा टैक्स गलत आएगा सर। टैक्स गलत आएगा तो वही है इंटरेस्ट पेनल्टी, फिर सरकार हमारी लंका लगा देगी। तो सर हमें सही कितनी क्रेडिट मिलनी चाहिए, ये चैप्टर वही बताता है सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, ध्यान से सुनना। बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, कोई एंगल से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और कुछ आएगी तो मैं हूं आपको हेल्प करने के लिए। आओ सेक्शन 16 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 एकदम सिंपल, ये बोलता है सर कि कोई भी पर्सन अगर क्रेडिट लेना चाहता है तो हमारे पास कुछ कंडीशंस है। अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हो तभी हम आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे। मैं बोला बताओ। इन्होंने बोला सर जब भी कोई पर्सन क्रेडिट लेने आता है तो हम सबसे पहले उससे पूछते हैं क्या आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो हम आपको क्रेडिट देंगे ही नहीं। बोला ठीक है भाई। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी पर्सन का रजिस्टर होना जरूरी है सर। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड हो तभी क्रेडिट ले सकते हो, रजिस्टर्ड नहीं हो तो क्रेडिट नहीं मिलती। क्लियर? नेक्स्ट सर कुछ कंडीशन इन्होंने बताया, बेसिकली 4 ऐसी कंडीशन बताई। अगर ये 4 कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप क्रेडिट ले सकते हो। मैं बोला बताओ। सबसे पहला इन्होंने बोला टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैं बोला टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? सरकार बोली ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो कि आपने जिससे परचेज किया है आपने उसको टैक्स पे किया है। मैं बोला प्यार से आप उसको इनवॉइस क्यों नहीं बोल लेते? बोले हम सिर्फ अगर इनवॉइस बोलेंगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि इनवॉइस भी आएगा, डेबिट नोट भी आता है। आप लोग के अभी सिलेबस में नहीं है, इंटर में, नहीं तो सर बिल ऑफ एंट्री भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है। तो सर एक सिर्फ इनवॉइस बोल देना गलत हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बोला सर हम टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप हमें प्रूफ कर पाए कि आपने उस चीज को परचेज करते टाइम टैक्स पे किया है, वो डॉक्यूमेंट हम यहां पर कंसिडर करेंगे। क्रिस्टल क्लियर? बैठे है दिमाग में? ठीक है। पर इन्होंने बोला एक बात ध्यान रखना, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, हम क्रेडिट नहीं देंगे अगर आप आप मान लो कोई चोर या गलत काम में पकड़ा गए हो, और अगर आप पकड़ाए हो और आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो। जैसे मान लो एकदम सिंपल एग्जांपल है, आपने कुछ परचेज किया था और परचेज किया, मान लो बिना बिल के परचेज किया या गलत अमाउंट दिखा के परचेज किया और डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया। तो सर डिपार्टमेंट बोलेगा आपने फ्रॉड किया, चोरी की है, तो गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी? टैक्स ले लेगी। अब जो आप फ्रॉड के कारण टैक्स पे किए हो, आप उसकी क्रेडिट लेने मत आ जाना। भाई इतनी बेशर्माई भी मत करना कि पहले तो फ्रॉड करें, फिर फ्रॉड करके हम टैक्स पे करें और उसके भी क्रेडिट लेने आ जाए। इतना अति नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। सर इन्होंने बोला क्रेडिट हम आपको उतनी ही देना पसंद करेंगे जितना सामने वाला अपने जीएसटीआर 1 या 1A में डिटेल्स डाला होगा और आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट किया होगा। ठीक है, एकदम सिंपल समझो सर। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना समझना, बहुत इजी है, मजा आता है इस चैप्टर पे अगर ध्यान से सुनो तो। सर सामने वाला जीएसटीआर 1 या 1A डालेगा और आपके GSTR 2B में, सॉरी 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। ये इसका आउटवर्ड होगा, ठीक है, और ये आपका इनवर्ड होगा। सर क्या ये ऑटो पॉपुलेट होता है? यस सर, ये ऑटो पॉपुलेट होता है। सर हमें कभी इनवर्ट की डिटेल्स नहीं डालनी पड़ती, इनवर्ट की डिटेल्स अपने आप होती है सर। सामने वाला आउटवर्ड डालेगा, हमारे इनवर्ट में दिख जाएगा। तो एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन है सर मान लो सामने वाला आउटवर्ड ही नहीं डाला तो मैं तो क्रेडिट ले ही नहीं पाऊंगा। मैं बोला ये तो समझदारी वाली बात बोल दिया भाई, कभी नहीं ले पाएगा। अगर वो आउटवर्ड नहीं डाला तो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, ये बात का ध्यान रखना सर। तो एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर कल के दिन सामने वाला गलत इनवॉइस रेफरेंस नंबर डाल दिया, गलत इनवॉइस रेफरेंस नंबर डाला, गलत इनवॉइस का नंबर डाल दिया, तो भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। मैं बोला डैम स्मार्ट, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सर। इन्होंने यही बोला सर।
कि सर हमें क्रेडिट देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल रहे हैं सर क्रेडिट उन्हीं चीजों की मिलेगी जो सामने वाला जीएसटीआर 1 या 1A में डालता है सर, और आपके 2B में रिफ्लेक्ट करता है। अगर 2B में नहीं दिख रहा है तो आप आना ही मत हमारे पास क्रेडिट के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन ये है कि सर रिसिप्ट होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का। रिसीव होना गुड्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूं सर, ये जो सेकंड पॉइंट है ना सर कि गुड्स का रिसीव होना, अच्छा किसके पास रिसीव होना? सर जो क्रेडिट लेगा। क्रेडिट कौन लेगा सर? रिसिपिएंट, क्योंकि सप्लायर सप्लाई करता है, रिसिपिएंट गुड्स रिसीव करता है, यही तो आदमी है सर जो क्रेडिट लेगा सर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, रिसिप्ट ऑफ गुड्स के केस में अगर हमने बोला कि रिसिपिएंट जो है अगर वो गुड्स रिसीव करता है तभी वो क्रेडिट ले सकता है, पर पता है आपको इसका एक एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। मैं आपको ना हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें सब मैं लिख के दूंगा सर। इसके 2 एक्सेप्शन है सर। पहला क्या है पता है? अरे यार ये हैंडराइटिंग को क्या हो गया मेरी। पहला है बिल टू शिप टू मॉडल। सर ये तो हम कहीं ना कहीं सुने हैं सर। हाँ जी, आप सुने हैं सर, बिल्कुल सुने हैं सर। सर कहाँ सुने हैं सर? ये ना हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखते हैं सर। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, एक सप्लायर, एक रिसिपिएंट और एक थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजेक्शन होता है वो बिल टू शिप टू मॉडल होता है। पर गुड्स सप्लायर से किसके पास जाते हैं? रिसिपिएंट के पास। सरकार बोली इस केस में जो थर्ड पार्टी है जो प्रैक्टिकली गुड्स को फिजिकली रिसीव नहीं करता, डायरेक्टली किसके पास पहुंचवा देता है? थर्ड पर्सन, मतलब ये रिसिपिएंट के पास। तो सरकार बोलती इस केस में अगर ये थर्ड पर्सन चाहे तो ये भी क्रेडिट ले सकता है सर। ऑब्वियस सी बात है, ये क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि मैंने आपको बिल टू शिप टू मॉडल प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखाया था सर, बहुत अच्छे से। ये थर्ड पर्सन बोलता है यार मेरे पास सप्लायर छोड़ेगा फिर मैं इसके पास छोड़ूंगा, बेटर है सप्लायर को बोलता है डायरेक्टली तू इसी के पास माल छोड़ दे भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, सब चीजें। तो सप्लाई सरकार ने बोला भाई ये जो थर्ड पर्सन है ये भी क्रेडिट ले सकता है। एक एक्सेप्शन समझ आया? एक और है, पता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या होता है? बहुत सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है। OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और डीलर, ध्यान से सुनना सर, ये दोनों आपस में एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर डीलर को ये बोला सुन भाई मैं गुड्स बनाऊंगा और गुड्स बना के अपनी फैक्ट्री में रख दूंगा। अब डीलर की जिम्मेदारी है कि ये इसके हाथ से गुड्स ले ले। तो जैसे ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाता है अपनी फैक्ट्री में रख देता है, वैसे ही ये मान लिया जाता है कि गुड्स की सप्लाई हो गई है डीलर को। डीलर चाहे तो प्रैक्टिकली भले ही गुड्स उसके पास रिसीव ना भी हुआ हो, डीलर जैसे ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनाया है, बना के तैयार किया है, रख दिया है, वैसे ही उसके फैक्ट्री गेट पे ही क्रेडिट ले सकता है डीलर। डीलर के पास जब तक ना भी पहुंचे तो भी वो क्रेडिट ले सकता है। अब एक स्टूडेंट बोला अच्छा बढ़िया है सर ये तो, कि डीलर के पास पहुंचा ही नहीं, डीलर पहले ही क्रेडिट ले लिया, बीच में मान लो सर 100 गुड्स आ रहा था, बीच में 20 गुड्स चोरी हो गए, ये तो भाई साहब पूरे की क्रेडिट ले लिया है। नहीं नहीं नहीं, सरकार क्या करेगी पता है आपसे? सरकार बोलेगी डीलर को भाई देख 20 गुड्स रास्ते में जल गए, चोरी हो गए, जो भी हो गए, इनकी क्रेडिट तू रिवर्स कर दे। तेरे तू पहले पूरे 100 की लिया था, 20 की रिवर्स कर, 80 की अभी भी तू रख ले। समझ आई कहानी? ये दो की कोई बातें करता नहीं है, ठीक है? समझ आई सेकेंड कंडीशन? अगला ये बहुत सिंपल है सर, आईटीसी मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38, ठीक है? तीसरा पॉइंट देखो सर, टैक्स इज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। सर कौन पे करता है सर? सर सप्लायर पे करेगा सर। ऑब्वियस सी बात है सर, रिसिपिएंट से सप्लायर कलेक्ट करता है और किसको पे करता है सर? गवर्नमेंट को, ठीक है? तो टैक्स पे हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को। और चौथा है सर रिटर्न फर्निश हो जाना चाहिए। अब रिटर्न कौन फर्निश करेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, सप्लायर रिटर्न फर्निश करेगा ना सर, तब तो ये मान लिया जाएगा कि जीएसटी पे हो गया सर। तो 4 कंडीशन है सर। सबसे पहला टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गुड्स का रिसीव होना जरूरी है,
तीसरा टैक्स पे हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को, और चौथा है सर रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। अगर ये 4 बातें सेटिस्फाई होती है तभी रिसिपिएंट क्रेडिट ले पाएगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं ले पाएगा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, इसमें एक अच्छी सी बात एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मान लो अगर गुड्स लॉट में हो, ठीक है, अगर गुड्स लॉट में हो तो सर फिर क्रेडिट कब मिलती है? अगर गुड्स लॉट में है तो सर लॉट या फिर इंस्टॉलमेंट में है तो उस केस में जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी ना तब क्रेडिट मिलेगी। ध्यान रखना, उस केस में लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट मिलती है। क्लियर। सर मान लो अगर कोई गुड्स है, ठीक है, जिसकी वैल्यू, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक गुड्स है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, उसमें सर आपने जीएसटी का अमाउंट 10 रुपीज ऐड किया, 110 का गुड्स हो गया। अब जो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, अगर आप 100 में डेप्रिसिएशन क्लेम किए तो ये आप 10 रुपीज की क्रेडिट ले सकते हो, और अगर आपने 110 पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो ये 10 रुपीज की क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? डेप्रिसिएशन अगर जीएसटी के अमाउंट पे लगा दिया आपने तो उस केस में क्रेडिट नहीं मिलती है, और अगर डेप्रिसिएशन सर गुड्स की वैल्यू पे लगाया है तो उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर टैक्स के लिए प्रूफ किसको करना पड़ेगा? रेसिपिएंट को सर, जो क्रेडिट ले रहा है उसी को प्रूफ करना पड़ेगा। ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको समझाया सर ये वाला अपन समझते हैं, ठीक है, ये अपन समझते हैं क्योंकि ये अच्छा सर्कुलर था, बहुत प्यारा सर्कुलर है। देखो, सप्लायर, रिसिपिएंट, ठीक है, सप्लायर ने रिसिपिएंट को आरसीएम में सर्विसेज दी तो जिम्मेदारी किसकी हो गई सर? रिसिपिएंट की हो गई, गवर्नमेंट को पे करने की। परफेक्ट। सर बिल कौन बनाता है? जनरली सप्लायर ही बिल बनाता है, बट सप्लायर खुद कौन था? अनरजिस्टर्ड पर्सन था। तो सप्लायर बोला भाई मैं तो बिल नहीं बना पाऊंगा। सरकार बोली, अपन पिछला चैप्टर सीख के है टाइम ऑफ सप्लाई, सरकार ने रिसिपिएंट को बोला सुनो भाई, तुम विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तुम क्या करो, बिल बना लो। तो रिसिपिएंट बोला ठीक है भाई, मैं बिल बना लेता हूं। अब रिसिपिएंट बिल बनाया, ध्यान से सुनना, ठीक है, रिसिपिएंट विद इन 30 days बिल बना लिया। अब रिसिपिएंट बोला भाई देखो मैंने आरसीएम में टैक्स पे किया है, ठीक है, मैंने आपको आरसीएम में टैक्स पे कर दिया, अब इसकी क्रेडिट मैं कब से ले सकता हूं? क्रेडिट लेना भी तो इंपॉर्टेंट है ना सर, तो मेरे लिए क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड क्या होगा? सरकार ने एकदम सिंपल बोला, सरकार बोले भाई रिसिपिएंट जिस ईयर में तुम इनवॉइस बनाओगे, ठीक है, जिस ईयर में तुम इनवॉइस बनाओगे उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न सर, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। मतलब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि रिसिपिएंट अगर खुद इनवॉइस बनाता है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड डिसाइड होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लायर डिसाइड नहीं होगा कि सप्लायर कब सप्लाई किया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर रिसिपिएंट खुद इनवॉइस बनाता है तो उस केस में रिसिपिएंट के लिए जो क्रेडिट का टाइम पीरियड डिसाइड होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि रिसिपिएंट खुद कब बिल बनाता है। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये सर्कुलर्स है, इन सर्कुलर्स का ना इम्प्लीकेशन बड़ा जबरदस्त है सर, मतलब इग्नोर करते हैं स्टूडेंट, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बड़े जबरदस्त सर्कुलर्स होते हैं ये, ठीक है। एक ये वाला था सर, मोटर कार से रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम वाला, इसको भी समझो, ये भी मजेदार है सर, मैं आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, यहीं पर समझाता हूँ। देखो सर, इंश्योरेंस कंपनी, वर्धमान सर और गैरेज वाला, ठीक है, मान लो वर्धमान सर के पास कार थी, ठीक है, और उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ तो कार को बहुत डैमेज हो गया। अब मेरे को ये कार बनवानी थी सर,
तो मैंने ना एक गैराज वाला पास में मिला, मैंने उसको बोला भैया मेरी कार बना दो। बोले बिल्कुल बना देंगे भैया, क्या दिक्कत है, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब गैरेज वाला कार बनाया, कार बनाने का खर्चा आया 50,000। ठीक है, तो वर्धमान सर बोले ठीक है मैं आपको भैया 50,000 दे देता हूँ, मैं अपना इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्स करा लूंगा। गैरेज वाला बोला भैया वो आप लोगों का पर्सनल है, मेरे को क्या करना है। मैं बोला सुनो ना भैया, मैंने ध्यान से सुनना, मैंने गैरेज वाले को बोला भैया आप जो बिल बनाओगे ना वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बनाना। गैरेज वाला बोला भैया क्यों? क्योंकि बोले सिंपल रीजन सुनना, मैंने गैरेज वाले को बोला भैया अगर आप मेरे नाम से बिल बना दोगे तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे रीइंबर्स नहीं करेगी। ठीक है, तो आप बिल बनाओ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, इंश्योरेंस कंपनी को अमाउंट दिख जाएगा कि हाँ वर्धमान सर ने 50,000 रुपए पे किया है और वो रीइंबर्स कर देंगे। क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो सर अगर गैरेज वाले सर इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बिल बनाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहलाएगी? रिसिपिएंट। और अगर ये रेसिपिएंट कहलाएगी तो क्या ये आईटीसी ले सकती है? यस, गैरेज वाले ने अगर जीएसटी चार्ज किया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी ले सकती है। क्रिस्टल क्लियर। अगर बिल गलती से भी वर्धमान सर के नाम से बन जाता तो इंश्योरेंस कंपनी क्या रेसिपिएंट कहलाती? नो, इंश्योरेंस कंपनी रेसिपिएंट नहीं कहलाती। क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल सर्कुलर। इतना इजी तरीके से मैं आपको सर्कुलर बता रहा हूं, इससे इजी क्या बताऊं, बहुत सिंपल है। नहीं तो इतने लंबे लंबे सर्कुलर से फिर आप पढ़ो इसको, फिर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा अरे यार जितनी चीजें हम पढ़े सर घूम फिर के वही चीज तो बता रहे थे सर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर। ये जो डक्ट और मैन होल्स है, ठीक है, जो हमारे घर के सामने 4G 5G केबल बिछे हुए ना सर, उन 4G 5G केबल्स को कनेक्ट करने के लिए ना डक्ट और मैन होल्स रहते हैं। सरकार ने सर्कुलर से क्लियर किया कि ये डक्ट और मैन होल्स जो है वो प्लांट एंड मशीन की कैटेगरी में कवर होंगे। तो सर अगर ये प्लांट और मशीन की कैटेगरी में कवर है तो इसमें आईटीसी मिल जाएगा, ब्लॉक नहीं है। क्लियर? अगला डेमो व्हीकल, एकदम सिंपल इन्होंने बोला सर डेमो व्हीकल की क्रेडिट मिल जाती है। एकदम सिंपल, डेमो व्हीकल की क्रेडिट मिल जाती है। सर क्यों मिल जाती है? क्योंकि सर डेमो व्हीकल से ही हम आगे गाड़ी सप्लाई करते सर। इसमें एक पॉइंट के बेसिस में लड़ाई हुई थी, बहुत अच्छी सर्कुलर है, रेगुलर क्लासेस में मैंने समझाया भी स्टूडेंट को कि अरे बाप रे क्या लड़ते हैं लोग। और जिस आदमी ने दिमाग लगाया होगा, क्या लगाया होगा सर डेमो व्हीकल को लेके। फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, सेम व्हीकल नहीं सप्लाई करते हम, डेमो व्हीकल किसी को नहीं बेचने जा रहे सर। फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, हम डेमो जिस गाड़ी का देते हैं उससे रिलेटेड फ्रेश गाड़ी बेचते हैं, तो हमें डेमो व्हीकल चाहिए होती है। तो सरकार ने बोला ठीक है भाई डेमो व्हीकल की क्रेडिट आपको मिल जाएगी। और कल के दिन अगर आप डेमो व्हीकल को कैपिटलाइज भी कर लो अपने बुक्स में तो हम कैपिटल नेचर पे मान के भी क्रेडिट दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डेमो व्हीकल के केस में इन्होंने क्रेडिट को ब्लॉक नहीं किया। समझ आया? बैठा दिमाग में? अनलेस एंड अदरवाइज अब आपकी डेमो व्हीकल सेक्शन 17(5) के पर्पस के लिए पर्सनल पर्पस में यूज कर रहे हो तो फिर तो ब्लॉक हो जाएगी ना सर। सेक्शन 17(5) पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको डेमो व्हीकल के केस में भी क्रेडिट मिल जाएगी। बात समझ आई? क्लियर हुआ? आओ, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी, ये बड़ा सिंपल है, मैं आपको ना इसको एग्जाम्पल से लिख के बताता हूं और पूरा फ्लो में ध्यान से सुनना। बड़ा प्यारा है, बहुत इजी है पर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। सर मान लो मेरा प्रीवियस ईयर, अरे यार इनकम टैक्स पढ़ा के सॉरी मेरा फाइनेंशियल ईयर सर 25-26 सर। ठीक है, तो 25-26 में अगर मुझे कोई चीज की क्रेडिट लेना है तो सरकार बोलती है भैया सुनो आपके पास जिंदगी में 2 ऑप्शन है। मैं बोला बताओ। सरकार बोली 30 नवंबर ऑफ 2026 या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। सरकार बोली ये दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर तक हम आपको आईटीसी दे देंगे। तो मैंने पूछा एक बात बताओ, मैंने अगर एनुअल रिटर्न मान लो 1 मई को डाल दी 2026 को, ठीक है,
तो मैंने पूछा सर फिर इस केस में तो 1 मई ही लास्ट डेट हो जाएगी क्रेडिट लेने की। सरकार बोली डैम स्मार्ट, परफेक्ट, एकदम सही जा रहे हो आप। समझ आया हमने क्या सीखा है सर? जिस फाइनेंशियल ईयर में हम क्रेडिट लेना चाहते हैं सर, जिस फाइनेंशियल ईयर की वो क्रेडिट है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न दोनों में विचेवर इज अर्लियर तक ही हमारे पास क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड है, उसके बाद हम क्रेडिट नहीं ले सकते। क्रिस्टल क्लियर? बैठा दिमाग में? ये थी आम जिंदगी। अब आते हैं मेंटोस जिंदगी। मेंटोस में क्या हुआ ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि वो अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, नहीं आया है। मई सितंबर जनवरी कोई एग्जाम में नहीं आया है पिछले बार के, तो अगले मई सितंबर जनवरी कभी ना कभी तो पूछेगा सर, डेफिनेटली पूछेगा। मान लो सरकार ने किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, ठीक है, डेट ऑफ कैंसिलेशन, सरकार ने कैंसिल कर दिया किसी का रजिस्ट्रेशन, है ना, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सरकार ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, या फिर डेट ऑफ इफेक्टिव कैंसिलेशन, ठीक है। अब हुआ ये, सरकार ने किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, ध्यान दीजिएगा सर, सरकार ने किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया और बाद में वो आदमी लड़ा के अरे भाई साहब आप मेरा रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल कर दिए, मैं सही था, आप लोग चोर चमार हो, मेरा रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया, मैंने कुछ जिंदगी में गलत नहीं किया। सरकार बोली ओके आई एम सॉरी, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सरकार ने बोला ओके आई एम सॉरी, ठीक है। बाद में सरकार ने रीस्टोर कर दिया उसका रजिस्ट्रेशन को, रीस्टोर कर दिया मतलब सरकार बोली ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन वापस वैलिड, ठीक है। अब लड़ाई कहां पर हुई थी ध्यान से सुनना सर, सरकार ने ना एक अच्छे एग्जाम्पल से चलते हैं, सरकार ने ना 1 जनवरी 2026 को एक आदमी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 25-26 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 1 जनवरी 2026 को उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, क्रिस्टल क्लियर? अब सर सरकार ने उसका 31 दिसंबर 2026 को उसका रजिस्ट्रेशन रीस्टोर किया, क्रिस्टल क्लियर? एकदम सिंपल है, ठीक है। अब ये आदमी ना ध्यान से सुनना सर, ये आदमी ना 2 फेब 2026 को कुछ परचेज किया था, ठीक है। तो ये आदमी इसकी क्रेडिट तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये आदमी क्रेडिट लेने जाएगा तो सरकार तो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके बैठी है, और जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है या ये प्रोसेस चलता है हम सस्पेंडेड रहते हैं जीएसटी में काम करने से, तो ये क्रेडिट लेने जा रहा है, अब ये क्रेडिट अभी तो नहीं ले पाएगा, बिल्कुल नहीं ले पाएगा। इसके लिए क्रेडिट लेने की लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर है 2026, या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एक बार के लिए 30 नवंबर लास्ट डेट मान लो, ठीक है। मान लो कि इसी दिन एनुअल रिटर्न डाले 30 नवंबर को, ठीक है, तो 30 नवंबर इसके पास लास्ट डेट हो गई, अब यहां तक ये ले पाता, ठीक है। सरकार को अपनी गलती कब रियलाइज हुई सर? 31 दिसंबर को कि ओ माय गॉड हमने आपका रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से कैंसिल कर दिया था, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। मैं सरकार को बोला, मैं बोला ठीक है आपको गलती रियलाइज हुई, आपको नहीं लगता आपको गलती रियलाइज होते होते लेट हो गया? मैं ये जो परचेस किया था इसकी क्रेडिट कैसे लूं, मैं इसकी क्रेडिट कैसे लूं, क्योंकि इसकी क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड भी खत्म हो गया अब तो। सरकार बोली हाँ हम आपको इसकी क्रेडिट नहीं देंगे। मतलब पागल हो, मेरी क्या गलती थी भाई? आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए थे, आप मुझे जीएसटी से सस्पेंड किए थे, बाद में आप ही को रियलाइज हुआ कि आपकी गलती थी, अब आप मेरे को बोलते हो कि हमारी गलती हुई तो क्या हुआ हम क्रेडिट नहीं देंगे। मैं बोला ये कौन सी बात है, ये तो फिर अपनी मुर्गी की एक टांग लगा के चलाए पड़े भाई, फिर तो आप लोग अपने हिसाब से दुनिया चला लो, मतलब ये तो फिर गलत है। सरकार बोली इतना भी नहीं सुनाना था हमें। मैं बोला तो फिर बताओ कैसे करना है? सरकार बोली ठीक है एक काम कर, तेरे को एक ना ऑप्शन देते हैं। मैं बोला बोलो क्या ऑप्शन है? बोले सरकार तेरा यहां से लेके यहां तक, जब से हमने तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है तब से लेके जब तक तेरा रीस्टोर किया है, ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच के, ध्यान देना सर, इस टाइम पीरियड के बीच के जितने भी रिटर्न्स है, अगर तू इसे विद इन 30 डेज
पूरे रिटर्न डाल देगा। जब से हमने रीस्टोर किया, हमने रीस्टोर कब किया सर? 31 दिसंबर को रीस्टोर किया। यहां से मान लो सर 30 जनवरी सर 2027, यहां तक अगर तू विद इन 30 डेज पूरे रिटर्न डाल देगा तो सरकार बोली जो तेरा क्रेडिट का टाइम पीरियड खत्म हुआ था वो क्रेडिट का टाइम पीरियड खत्म नहीं माना जाएगा, तुझे ये वाली क्रेडिट मिल जाएगी। मैं बोला ये अच्छा लगा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोला फिर मेरे लिए जो क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड है वो कैसे होता है? सरकार बोली देख 30 नवंबर 2026 of the succeeding financial year और date of filing annual return, और तीसरा वाला जो है वो मतलब पिछली बार का अमेंडमेंट था, इस बार का तो नहीं है, और 30 जनवरी 2027। अच्छा, अब बात एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर तीनों में विच एवर इज अर्लियर की लेटर, यही तो मस्त बात है सर। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अर्लियर की लेटर? सर अगर अर्लियर कर दोगे तो फिर तो आप फिर क्लाइंट के साथ स्कैम कर दिए सर। तो सरकार ने बोला लेटर भाई लेटर, तीनों डेट्स में विच एवर इज, अरे यार तीनों डेट्स में विच एवर इज लेटर, मतलब तेरे पास 30 जनवरी 2027 तक का टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड की ध्यान देना सर, तो इस टाइम पीरियड के जितने भी, अबे क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, इस टाइम पीरियड के जितनी भी क्रेडिट है तू ले ले, 30 जनवरी 2027 तक आराम से ले, हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। समझ आया? इतने प्यार से ये एग्जाम्पल से मैंने ये कंसेप्ट समझाया है, मेरे को नहीं लगता इसके बाद आप फंसोगे कहीं, फंसने के चांस ही नहीं बनते सर, इतना तरीके से समझाया मैंने आपको। क्लियर हुआ? ठीक है। इन्होंने बोला सर नो रिफंड ऑफ टैक्स पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स, no refund shall be made of all the tax paid or input credit reverse which would have not been so paid or not reversed had the above provision in force at all the time। अगर आपने पहले से ही, समझो सर, अगर आपने कोई टैक्स पे कर दिया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले ही रिवर्स कर दिए, ठीक है, तो ये बोल रहे सर उस केस में जो आप पे किए हो उसका रिफंड नहीं मिलेगा, या जो आप क्रेडिट रिवर्स कर चुके हो वो क्रेडिट वापस आपको नहीं मिलेगी, provided which would have been so paid or not reversed had the above provision in force at all the time। अगर ऊपर वाला जो प्रोविजन है वो हम अगर पढ़ते हैं, देखो मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ना फाइनल वालों के लिए है, क्योंकि फाइनल वाले रिफंड का चैप्टर पढ़ते हैं सर, उसमें वो लोग सीखते हैं कि सर कि रिफंड के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, कितने टाइम पीरियड का रिफंड देखना पड़ता है। तो इन्होंने बोला सर कि अगर आप टैक्स पे कर चुके हैं या कोई क्रेडिट रिवर्स करके बैठे हैं, ठीक है, कोई टैक्स पे कर चुके हैं और अगर कोई क्रेडिट रिवर्स करके बैठे हैं, तो अगर ऊपर वाला प्रोविजन पहले भी एप्लीकेबल होता तो हम आपको जो पुराना टैक्स पे हो गया है और जो पहले आपने आईटीसी रिवर्स किए उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आसान भाषा में जो आपने पहले कर चुका है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो आप नहीं किए हो उसी में सब चेंजेस होने वाली बात है, जो आप नहीं किए हो उसी में चेंजेस होने वाली बात है सर। मतलब एकदम सिंपल है, जब से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए तब से लेके जब तक स्टोर कर रहे हैं इसके बीच में मैं जीएसटी का कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं, तो आप इतनी ही चीजों का सब एडजस्टमेंट कर पाओगे सर, ठीक है। इसके पहले अगर आपने कोई मतलब आईटीसी पे रिवर्स कर दिया है या टैक्स पे कर दिया है तो आप उसके लिए हमारे पास मत आना। लोग क्या है पता है, मौका देख के ना हाथ में चौका मारते हैं, पुराना वाला भी क्रेडिट ले लेते हैं, रिफंड में लेने आ जाते हैं, पुरानी वाली क्रेडिट जो रिवर्स किए उसको भी वापस लेना चाहते हैं, लोग ऐसे ही होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भैया कि अगर आप पिछला पुराना किए होगे ना, वो पुराने पाप के लिए हमारे पास मत आना, वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल से लेके रिस्टोरेशन इसके बीच का जो कार्रवाई है ना उसी के लिए हमारे पास आना। समझ आई बात? क्लियर हुआ? आओ नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं सर, मस्त है, ध्यान दो सर। पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। अब ये बड़ा मस्त है सर, इन्होंने क्या बोला सर, एकदम सिंपल मस्त बोला कि सर किसको पेमेंट करना है। पहले तो आप ये समझो पेमेंट किसको करना है सर, रेसिपिएंट को पे करना है। किसको पे करना है? सप्लायर को पे करना है। कितने दिन के अंदर पे करना है सर? 180 डेज के अंदर पे करना है।
कब से पे करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो सर क्या हमें एग्जाम में क्वेश्चन में बताएगा? हाँ, डेट कैसे नहीं बताएगा सर, बिल्कुल बताएगा। नहीं बताएगा तो आप 180 डेज कैसे निकालोगे सर? तो 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है। किसको पे करना है? रिसिपिएंट को पे करना है। किसको पे करना है? सप्लायर को पे करना है। अगर 180 डेज के अंदर रिसिपिएंट सप्लायर को पे कर देगा तभी रिसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है। बात समझ आई? बात समझ आई? अच्छा, एक स्टूडेंट बोलता है सर जब मैं ये 180 डेज की कहानी पढ़ता हूं, ठीक है, तो सर वो जो 4 कंडीशन थी वो 4 कंडीशन भी याद रखनी होती है। हाँ, आप मस्त वाली बात सुनो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने सप्लायर को 100 डेज में पेमेंट कर दिया तो आप तो क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो गए, प्रॉपर सही किया ना। अब मान लो सप्लायर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं पे करता, अब क्या कर लोगे? सर वो तो 4 कंडीशन में से एक कंडीशन टूट गई कि गवर्नमेंट को टैक्स गया ही नहीं है, तो फिर क्रेडिट कैसे लोगे? बात समझ आई? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, वो 4 कंडीशन तो याद रखना ही है, उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि रिसिपिएंट को सप्लायर को कितने दिन में पेमेंट करना है? 180 डेज में। अगर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस पेमेंट कर दिए तो रिसिपिएंट क्रेडिट ले लेगा, नहीं किए तो उस केस में सरकार बोलती है भैया जैसे ही 181 डे होगा ना सर, आपको क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। आ रही बात समझ? अब एक स्टूडेंट बोला सर अगर मैं 190th डे वापस पेमेंट कर दिया तो आप फिर क्रेडिट ले सकते हो, रिक्रेडिट ले सकते हो। और सबसे प्यारी बात पता है सर आपको, कि जब ये आप रिक्रेडिट लेते हो ना सर, तो रिक्रेडिट लेते टाइम ये जो आप टाइम लिमिट पढ़ रहे हो ना सर, ये टाइम लिमिट रिक्रेडिट में नहीं अप्लाई होती है। तो रिक्रेडिट लेने के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। रिक्रेडिट आपको जब लेना है, जैसे लेना है ले लो। रिक्रेडिट के लिए कोई टाइम पीरियड अलाउड नहीं है, मेंशन ही नहीं है सर कि रिक्रेडिट लेने के लिए कोई टाइम पीरियड है। क्लियर हुई बात? बैठा दिमाग में? ठीक है। इसमें इंटरेस्ट की कहानी है, ये आप ना भी याद रखे तो चलेगा, छोड़ो रहने दो। ये याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन आया सर, लिखने के लिए आया और बहुत बार। इन्होंने बोला सर कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। मैं बोला मतलब? बोले रिसिपिएंट अगर 180 डेज के अंदर नहीं भी पे करेगा तो भी क्रेडिट ले लेगा। मैं बोला बताओ? सरकार बोली सबसे पहला है आरसीएम। मैं बोला वाह, आरसीएम के केस में तो रिसिपिएंट को गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो सरकार बोली वही तो हम बोल रहे हैं, जब हमें रिसिपिएंट से टैक्स मिल जाएगा तो फिर अगर रिसिपिएंट सप्लायर को पे करे ना करे हमें क्या करना है? मैं बोला अच्छा, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है? सरकार बोली फॉरवर्ड चार्ज में दिक्कत ये है कि रिसिपिएंट सप्लायर को पैसा देगा तब तो सप्लायर हमें टैक्स का पैसा देगा, तो डिपेंडेंसी आ जाती ना। अब रिवर्स चार्ज में तो रिसिपिएंट डायरेक्टली हमें टैक्स का पैसा देगा, तो मरो सारे, लड़ो सप्लायर रिसिपिएंट, हमें कोई मतलब नहीं है। आरसीएम के केस में हमें 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिसिपिएंट से डायरेक्टली टैक्स का पैसा मिल जाता है। दूसरा सर शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन, अरे भैया वहां तो कंसिडरेशन ही नहीं होता, तो 180 डेज चेक किसके लिए करोगे सर? सारी बात समझ? तीसरा सर ये वाला पॉइंट हम ना वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी पढ़ते हैं सर, जहां पर सप्लायर का ऑब्लिगेशन है और रिसिपिएंट मीट करता है सर। मतलब जो खर्चे का पैसा सप्लायर को देना था वो रिसिपिएंट खुद दे दिया, तो सिंपल सी बात है भाई, जब रिसिपिएंट खुद ही दे दिया तो फिर 180 डेज की कहानी क्यों अप्लाई होगी सर? फिर तो 180 डेज की कहानी अप्लाई ही नहीं होगी सर। बात समझ आई? बैठा है दिमाग में? ये 3 केसेस ध्यान रखना सर, बहुत आते हैं सर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सर 180 डेज के अंदर वेदर होली और पार्टली, आधा या पूरा, दोनों पे अप्लाई होता है। ये आओ सर, ये मस्त है, मैं आपको ना इसको लिख के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मजा आएगा, देखना। कहाँ समझाऊं, कहाँ समझाऊं? यहाँ यहाँ समझाता हूँ, पेज ऐड करके समझाता हूँ। देखो भैया बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है। मेरा प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है भाई, 1 मई 2025 को, ठीक है, सप्लायर ने सप्लाई किया, ठीक है, ध्यान देना सर, 1 मई 2025 को सप्लायर ने सप्लाई किया, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। उसके बाद ठीक, फिर उसने GSTR 1 डाला सर, आउटवर्ड में डिटेल में डालेगा ना सर,
तो GSTR 1 डाला सर 11 जून तक, ठीक है, 11 जून तक उसको GSTR 1 डाल देना था, डाल दिया। अब उसने GSTR 3 भी नहीं डाला सर, ठीक है, सप्लायर 3 भी नहीं डाला। 3 भी नहीं डाला मतलब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया। क्रिस्टल क्लियर। अब मैं ठहरा आम आदमी, ये तो सप्लायर की कहानी चली सर, ठीक है, मैं रिसिपिएंट। अब मैं जैसे ही क्रेडिट लेने के लिए गया, गवर्नमेंट बोली पागल है बे, काहे की क्रेडिट? मैं बोला क्यों, मैं तो पैसा दे दिया 180 डेज के अंदर। बोले तू दिया है बे, सप्लायर तो हमें नहीं दिया है। बोला अबे वो नहीं दिया तो मेरी क्या गलती? बोले ना 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 ना, तो सेक्शन 16 नहीं पढ़ा, और सेक्शन 16 की 4 कंडीशन में एक कंडीशन ये थी कि टैक्स पे हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को पैसा कहाँ मिला है? बोला ओ भाई साहब वो पे नहीं किया, मेरे को क्रेडिट नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे। ना ये तो गलत है यार। मतलब कई बार कुछ रीजन हो सकता है, सप्लायर कुछ फंस गया होगा, इमरजेंसी होगी, कुछ हो गया, अबे बैंकॉक घूमने गया है, मर गया है कोई, कुछ तो हो सकता है। सरकार बोली हो सकता है, हम क्या करें? मैं बोला नहीं, हम क्या करें नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ थोड़ा समय दो सप्लायर को, और फिर भी नहीं देता तो फिर आप चोर घोषित करना और फिर मेरी क्रेडिट भी कैंसिल कर देना भाई। सरकार बोली ठीक है चल तेरी बात माने। सरकार ने बोला सुन, हम ना जो तेरा प्यारा सा सप्लायर है ना, उस तेरे प्यारे सप्लायर को बोला सुनो भैया, 30 सितंबर 2026 तेरे को लास्ट डेट दे रहे हैं, तू अपना GSTR 3 भी फाइल कर और टैक्स पे कर दे। सप्लायर बोला नहीं करूंगा। सरकार बोली सोच ले। बोला नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सरकार बोली ठीक है ओके। सरकार रेसिपिएंट को बोली सुन, तेरे पास वैसे भी क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड 30 नवंबर 2026 तक लास्ट था, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर की कहानी थी ना, तो लास्ट डेट ये थी। सरकार बोली यहां पर तू रिवर्स कर दे। मतलब मैं रिवर्स क्यों करूं? बोले वो तेरा सप्लाई नहीं दे रहा है भाई टैक्स, अब हम लोग कचर कचर नहीं करेंगे। देख तेरे बोलने के हिसाब से हमने उसको टाइम भी दिया, उसके बाद भी वो क्रेडिट क्या बोलते हैं टैक्स पे नहीं कर रहा है, अब तू अपनी क्रेडिट रिवर्स कर दे। मैं बोला मैं भी नहीं करूंगा। सरकार बोली पागल है तू, हमको बोल रहे नहीं करूंगा? बोले हाँ नहीं करूंगा। सरकार बोली बस अब सुन, इसके बाद हम तेरे से इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे 18%। समझ आया? यही है रूल 37 है। बाकी आपको जितना डिटेल में जो पढ़ना है पढ़ लो, जो करना है कर लो, बट यही है, बस यही है सर। मैंने आपको जो समझाया ना पूरा चार्ट से, यही है सर, यही है, सिंपल इतना ही है, बाकी आप पूरा पढ़ लो सर। बात समझ आई सर? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? चलो फिर अपन ब्लॉक क्रेडिट पढ़ते हैं और सेक्शन 17(5) समझते हैं। ब्लॉक क्रेडिट मस्त है, एकदम मजेदार है, ध्यान से सुनना, कुछ बातें मस्त बताऊंगा, अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट है जो इस पे कंफ्यूज होते हैं और फंसते हैं। सेक्शन 17(5) बोलता है सर कि कुछ ऐसी चीजों की क्रेडिट है जो हम ब्लॉक करके रखे, हम नहीं देंगे। मैं पूछा सरकार से बताओ ऐसी क्या चीज है? सरकार ने बोला भाई ये सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ठीक है सर, मोटर व्हीकल की क्रेडिट हम ब्लॉक करते हैं। मैं बोला ठीक है, पर इन्होंने एक बात बोली सर, हम वही मोटर व्हीकल की क्रेडिट ब्लॉक करते हैं जिनकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा ना हो, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, जिनकी 13 से ज्यादा सिटिंग की कैपेसिटी ना हो। मतलब अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा हो तो क्रेडिट मिल जाएगी इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो इसको लिख लो सर कि अगर 13 से ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी है तो आराम से क्रेडिट मिल जाएगी। सिटिंग कैपेसिटी अगर 13 से ज्यादा है इंक्लूडिंग ड्राइवर तो आराम से क्रेडिट मिल जाएगी। पहला समझ आया? आगे ध्यान दो, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनमें सरकार बोलती है कि अगर आपने मोटर व्हीकल का इन 3 पर्पस के लिए यूज किया तो हम क्रेडिट दे देंगे। सबसे पहला है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। मैं बोला ये क्या हो रहा है? बोले एकदम सिंपल, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर अगर आगे डीलर को दे रहा है तो सरकार बोल रही है
फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से इसलिए खरीदा ताकि वो आगे डीलर को ट्रांसफर कर सके। तो सरकार बोली इस केस में क्रेडिट मिल जाएगी मोटर व्हीकल की, किसको? होलसेलर को, जो मैन्युफैक्चरर से परचेस किया। क्लियर हुआ? आगे अगला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर आपने मोटर व्हीकल का यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर किया है तो बिल्कुल क्रेडिट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मोटर व्हीकल में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, मैं बोला एक आध एग्जाम्पल, बोले मारुति ड्राइविंग स्कूल है ना सर, बहुत प्यारा एग्जाम्पल, जहां पर लोग कार सीखने जाते हैं, सरकार बोली वो भी क्रेडिट दे देंगे हम। तो मैंने समझा कि मोटर व्हीकल के केस में 4 केसेस में क्रेडिट मिल जाती है। एक, सर मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है। दूसरा, आप मोटर व्हीकल को फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज करते हो, पैसेंजर, नॉट एम्प्लॉयज नॉट पर्सन, बातें नोट कर लेना, नॉट एम्प्लॉयज नॉट पर्सन। और या तो फिर आप उस मोटर व्हीकल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। क्रिस्टल क्लियर? बैठा दिमाग में? आओ आगे ध्यान दो। वेसल और एयरक्राफ्ट की तो ये बोल के रख रहे हैं कि हम क्रेडिट नहीं देंगे, पर अगर आपने वेसल और एयरक्राफ्ट, पहला फर्दर सप्लाई, आगे आप बेच रहे हो वेसल और एयरक्राफ्ट को, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज करते हो, या तो कल के दिन आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो वेसल या एयरक्राफ्ट में, या फिर सर वेसल और एयरक्राफ्ट को आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हो, तो भी क्रेडिट मिल जाएगी। अब एक स्टूडेंट के क्वेश्चन बहुत प्यारा आया मेरे पास कि सर मोटर व्हीकल को अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करूं तो क्रेडिट ब्लॉक है। मैंने बोला कहाँ लिखा है बता, कहीं ऐसा लिखा है कि अगर गुड्स के लिए यूज करेगा तो ब्लॉक है? नहीं, जब तक लिखा नहीं है सामने से खुद से कुछ भी नहीं सोचना। तो सर मोटर व्हीकल अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हो आराम से क्रेडिट मिलेगी, कहीं ब्लॉक नहीं है। यही सब चीजें नोट करनी है सर, यही सब चीजें नोट करनी है। अगला, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस। अगर आप मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट का करते हो तो ब्लॉक है, पर सरकार ने बोला, ध्यान देना सर, सरकार ने बोला कि भाई अगर आप ये 3 पर्पस है, ठीक है, या फिर ये वाले पर्पस के लिए कर रहे हो सर मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट का यूज, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस का जो खर्चा है उस पे जो जीएसटी लगा है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। मैं बोला मैं बिल्कुल नहीं समझा, एग्जाम्पल दो। बोले एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है। चलो मान लो वर्धमान मारुति ड्राइविंग स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई मारुति ड्राइविंग स्कूल वाला क्या गाड़ी सिखा रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, ड्राइविंग स्कूल है तो गाड़ी ही सिखाएगा। सर उसने गाड़ी खरीदी, क्या उस गाड़ी की क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ सर लिखा हुआ है सर गाड़ी की क्रेडिट मिल जाएगी सर। अब भाई ड्राइविंग सिखा रहा है तो आप भी जानते हैं सर, क्या गाड़ी को कुछ होने के चांसेस? ऑब्वियस सी बात है सर, एक आध ना एक आध तो कोई ऐसा चलाएगा जो ठोक ही देगा, तो सर गाड़ी को होने के बहुत कुछ चांसेस है सर। उस गाड़ी का इंश्योरेंस कराओ, उस गाड़ी का रिपेयर कराओ, मेंटेनेंस कराओ, सरकार आपको उस चीज की क्रेडिट दे देगी। मतलब मारुति ड्राइविंग स्कूल वाला वैगनार जो लिया है, उस वैगनार से वो ड्राइविंग सिखाता है, उस वैगनार का वो इंश्योरेंस करवाता है, जो इंश्योरेंस में वो इनपुट टैक्स पे करता है उसकी क्रेडिट उसको मिल जाएगी, क्योंकि वो ऊपर वाले स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो क्रेडिट मिल जाएगी। बैठा है दिमाग में? मस्त आया ना समझ? ठीक है, ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया जहां क्रेडिट मिल जाएगी। दूसरा, सर अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, तो मैन्युफैक्चरर को तो इंश्योरेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस की क्रेडिट मिल जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर आगे फर्दर सप्लाई भी तो करने वाला है ना सर। तो सरकार बोलती है अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो गाड़ी को सर इंश्योरेंस करवा रहा है, रिपेयर करवा रहा है, मेंटेनेंस करवा रहा है, हम क्रेडिट दे देंगे, नहीं रोकेंगे। क्लियर? अच्छा, इसमें ध्यान रखना, इन सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल। ये बहुत गजब आता है, इतना कंफ्यूज करते हैं ये इस पॉइंट को लेके, बहुत कंफ्यूज। मैं आपको आराम से पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना इसको कैसे पढ़ते हैं। वेयर
यहां से the input tax credit in respect of the services shall be available where received by a taxable person engaged in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicle, vessel, aircraft insured by him. ये क्या बोलना चाह रहा है सर? एकदम सिंपल है। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वो किसी कार को इंश्योरेंस करवाना चाहती है, ठीक है, तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी खुद भी इंश्योर कर सकती है। अब मान लो कोई रीजन से वो इंश्योरेंस कंपनी खुद इंश्योर नहीं कर पा रही है, उसने किसी और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि भाई ये कार का इंश्योरेंस कर दो। तो इस केस में जो ये इंश्योरेंस कंपनी है किसी और से इंश्योरेंस की सर्विसेज ली ताकि वो कार, मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस कर पाए, तो सरकार बोले ये वाली जो, ये देखो, ये वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसको क्रेडिट मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रही है सर? फर्दर इंश्योरेंस की ही सर्विसेज आगे पास ऑन कर रही है। आई बात समझ? कोई रीजन से खुद नहीं करा पा रही होगी इंश्योरेंस, तो उसने दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को बोला भाई तुम हेल्प कर दो, तुम ये कार का इंश्योरेंस कर दो मेरे बेhalf में, तो क्रेडिट मिल जाएगी। समझ आया? बैठा दिमाग में? आगे देखो। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है, वो भी बता देता हूं सर कि मोटर व्हीकल में 3 चीजें नहीं आती है। क्या क्या नहीं आता? मैं आपको सब वर्किंग मतलब वो हैंड रिटन नोट्स में दूंगा सर, वादा है मेरा। इतने प्यारे हैंड रिटन नोट्स बन रहे ना, मजा आ जाएगा सर। सबसे पहला रेलवे बाहर है सर। दूसरा स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो स्पेशली फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए जो व्हीकल बनाई जाती है वो बाहर है सर, मोटर व्हीकल की कैटेगरी से। और तीसरा सर 3 चक्के की गाड़ी अप टू 25 सीसी सर, अप टू 25 सीसी। ये 3 चीजें, ये अप टू 25 सीसी याद रखना सर, ठीक है। 3 चक्के की गाड़ी, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है लेस देन 4 व्हील, तो 3 चक्के की गाड़ी या 2 चक्के की गाड़ी, 1 चक्के की तो नहीं हो सकती, 2 या 3 चक्के की गाड़ी अप टू 25 सीसी। ये 3 चीजें मोटर व्हीकल की कैटेगरी में आते ही नहीं है, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन से बाहर है। तो एक स्टूडेंट बोला सर इसका मतलब? अरे भैया ये तीनों की क्रेडिट मिल जाएगी, ये तीनों चीजों से रिलेटेड क्रेडिट ब्लॉक है ही नहीं। हमने ब्लॉक किसको किया है? मोटर व्हीकल को किया है। रेलवे स्पेशल पर्पस व्हीकल टू बी यूज्ड इन द फैक्ट्री, उसको ब्लॉक नहीं किया है। और सर 4 व्हील से कम वाली व्हीकल अप टू 25 सीसी वाले को ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि वो मोटर व्हीकल की कैटेगरी में ही नहीं है, वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करती है। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, नोट करके रखना सर, ये सब चीजें नोट किया करो, ये बहुत इजी है। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब की क्रेडिट ब्लॉक्ड है, ये सब की क्रेडिट ब्लॉक्ड है। पर मैं इसमें आपको कुछ 2-3 बातें सिखाता हूं। पहला तो ये वाला समझो कि सर लीजिंग, हायरिंग और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, अगर आप गाड़ी लीज पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं, हायर पे लेते हैं, आगे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो क्रेडिट मिल जाएगी। नोट करो सर, ये ऊपर वाले जो क्लॉज में इन पर्पस के लिए, देखो देखो देखो, इन पर्पस के लिए अगर आप गाड़ी को रेंटिंग, हायरिंग, लीजिंग के लिए लेते हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी। नोट करके रखना, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लोगे तो क्रेडिट मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये सब चीजों की तो क्रेडिट ब्लॉक है, मैं तो खुद बोल रहा हूं ब्लॉक है, पर अगर आप इसको फर्दर सप्लाई, ठीक है, फर्दर सप्लाई ऑफ सेम नेचर, ठीक है, ये देखो 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 देखो, मैं आपको दिखाता हूं सर। सर क्या बोलना चाह रहे हो? सर मैंने किसी से फूड एंड बेवरेजेस की गुड्स एंड सर्विसेज ली और आगे भी मैं फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड ही करता हूं, तो सरकार बोली क्रेडिट मिल जाएगी सर।
क्योंकि आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो। अगर आप इन चीजों के सेम लाइन में हो, अगर आप इन चीजों के सेम लाइन पे हो तो सरकार बोली बिल्कुल क्रेडिट मिलेगी, सोच क्यों रहे हो। सेम लाइन में हो दे देंगे क्रेडिट, डिफरेंट में होते तो दिक्कत थी, सेम लाइन पे हो क्रेडिट मिल जाएगी। नोट कर लो मेरी बातें ये सब। सर मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस, ट्रेवल बेनिफिट्स, इनकी क्रेडिट नहीं मिलती। मैं बोल रहा हूं इनकी क्रेडिट नहीं मिलती, पर अगर ये ऑब्लिगेटरी नेचर के, ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेशन है इन लॉ, तो फिर क्रेडिट मिल जाएगी। बात समझ आई? आगे देखो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, पर अगर प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड है तो क्रेडिट मिल जाएगी। और अगर आप फर्दर सप्लाई ऑफ सच वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, आपने किसी से वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली और आगे भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हो, पता है इसको क्या बोलते हैं प्यार से? सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं सर इसको। तो सरकार बोली इस केस में हम आपको क्रेडिट दे देंगे। क्लियर हुआ? अच्छा ये याद रखना सर, प्लांट एंड मशीन की डेफिनेशन में 3 चीजें नहीं आती है, लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर और पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड मशीन नहीं होता, इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड मशीन होता है। लिख लो, नोट करो ये सब, इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड मशीन होता है, ध्यान रखना। ठीक है? इनपुट, इनपुट सर्विस इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं मिलेगी, प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड मिल जाएगी। कंपोजिशन स्कीम, क्रेडिट लेने आना ही मत, कुछ तो शर्म करो। इनपुट बाय नॉन रेसिडेंट, यहाँ रेसिडेंट बेचारा रो रहा है, नॉन रेसिडेंट तो भूल जा। सीएसआर पर्पस के लिए हम गुड्स यूज कर रहे हैं, सीएसआर, सरकार बोलती है मत कर, नहीं देंगे क्रेडिट। वो तेरा कंपनी लॉ में जरूरी ना, जाके कंपनी लॉ में करना। पर्सनल में तो आना ही मत, आप लोग आईफोन की क्रेडिट ले लेते हो, मत लेना सर। लॉस्ट, स्टोलन, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, डिस्पोज्ड ऑफ, लिख लो, लॉस्ट, स्टोलन, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, डिस्पोज्ड ऑफ, क्रेडिट नहीं मिलेगी। इवेजन, कॉन्फिस्केशन कर रहे हो गुड्स, अबे चोरी चमारी करते हुए पकड़ाए हो, अब तो क्रेडिट की बात मत करो। आ रही है बात समझ? ये हमने पढ़ा सेक्शन 17(5) की लिस्ट, जो बताता है सर इन सब केसेस में आपकी क्रेडिट क्या है, लॉक्ड है। समझ आया? फिर इन्होंने सेक्शन 17 एक्सप्लेन करना चालू किया, 1 2 3 4। ठीक है? 1 सिंपल बोलता है सर अगर आप कोई इनपुट है जिसको कुछ बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, कुछ अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, तो सरकार बोली जितना बिजनेस पर्पस है उतनी ही क्रेडिट लेना। क्रिस्टल क्लियर? फिर 17(2) बोलता है सर अगर मान लो आप कोई इनपुट है जिसको टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज करते हो, पार्टली एग्जेम्प्ट के लिए यूज करते हो, तो जितना टैक्सेबल पर्पस के लिए है उतने की ही क्रेडिट लेना। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, ये वाला सेक्शन 17(3) हमारे काम का ऐसा है नहीं। 17(4) सिलेबस से हट गया है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको मेरे क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा, बट इसलिए एक बार बता देता हूं, सेफ साइड पे रहोगे। इन्होंने बोला सर बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को हमने ऑप्शन दिया कि हम तुम्हारे पास जितनी भी क्रेडिट है उसका 50% तुम क्रेडिट ले सकते हो और 50% तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब अगर बैंक्स वालों के पास 1 लाख रुपए की क्रेडिट है तो इसका 50% मतलब सर 50,000 की ही क्रेडिट वो ले पाएंगे और बैलेंस 50,000 की क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, क्रेडिट यूटिलाइज करने का तरीका, ये तो मेरे हिसाब से बचपन याद आ रहा है, थोड़ा बहुत बचपन, कि सर पहले हम सर सी से सी एडजस्ट करते हैं, एस से एस एडजस्ट करते हैं, आई से आई एडजस्ट करते हैं। सर अगर हमारे पास आई की क्रेडिट बच जाए सर तो हम उसे सी से भी यूज कर सकते हैं, हम उसे एस से भी यूज कर सकते हैं। सर सी की क्रेडिट बच जाए सर तो उसको आई में ले जाके एडजस्ट कर सकते हैं। सर एस की क्रेडिट बच जाए उसको भी आई में ले जाके एडजस्ट कर सकते हैं। पर सर हमने ना एक बात सीखी थी, सी और एस आपस में एडजस्ट नहीं होते। बात समझ आई? क्लियर हुआ? ये बड़ा सिंपल था, ये तो मैं आपको बेसिक चैप्टर में सिखाता हूं सर, क्रेडिट यूटिलाइज करने का तरीका। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। रूल 86A क्या है सर? सर रूल 86A आपको ये बताता है सर
कुछ ऐसे केसेस है जहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट तो दिखेगी पर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। सर ये आता है एग्जाम में? हाँ भाई, एक बार थ्योरी लिखने के लिए आ गया था 4 मार्क्स का, बहुत इजी है, एकदम इजी है, पर आया हुआ है तो देखा हुआ रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और ऐसा नहीं आप लिख नहीं पाओगे। देखो सरकार बोलती है जो आपने क्रेडिट लिया है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो पर्सन टैक्स इनवॉइस वगैरह इशू किया है वो पर्सन मिल ही नहीं रहा है, और जिस जगह से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है सॉरी, जिस जगह से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, सरकार बोली हम वहां ढूंढने गए थे, वो आदमी मिला ही नहीं। अच्छा, सरकार बोली एक आदमी बिना गुड्स सर्विसेज रिसीव किए हुए क्रेडिट ले रहा है, अजीब लेवल का चोर है। सेक्शन 16 बोला ना, गुड्स रिसीव होना चाहिए, बिना रिसीव के ले रहा है, टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया है फिर भी क्रेडिट लेने आ गया। ठीक है, जो रजिस्टर्ड पर्सन जो क्रेडिट लेना चाह रहा है, सरकार उससे पूछी भैया डॉक्यूमेंट तो दिखाओ, उसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट तो दिखेगी पर आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। बात समझ आई? क्लियर हुआ? 86B, आई पर्सनली थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोलता है सर कुछ ऐसे केसेस हैं, ठीक है, बताएंगे। अभी देखो 86B में आपको समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा है। 86B ये बोलता है सर कोई भी पर्सन अगर महीने का 50 लाख से ऊपर का सप्लाई करता है तो वो अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 99% ही क्रेडिट यूज कर पाएगा, 100% क्रेडिट यूज नहीं कर पाएगा। मैं बोला क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब एक आदमी है जिसका 60 लाख का टर्नओवर, एक बार के लिए जीएसटी का परसेंटेज मान लो 10%, तो कितना हो गया सर? 6 लाख, 50 लाख से ज्यादा हो गया उसका टर्नओवर। सरकार बोली बैठाओ उस आदमी को, और उस आदमी को बोलना सर इसका 99% ही आप क्रेडिट यूज कर सकते हो, 1% तो आपको कैश में पे करना ही पड़ेगा। मतलब ये आदमी 6,000 रुपए कैश पे करेगा ही। कितनी क्रेडिट यूज कर पाएगा सर? क्रेडिट ये मैक्सिमम 5,94,000 ही क्रेडिट यूज कर पाएगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ? तो ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टैक्सेबल सप्लाई हर महीने चेक किया रहेगा, ये 50 लाख लिमिट, ये ध्यान रखना। तो सर अगर मान लो किसी मंथ आपका 60 लाख गया तो उस मंथ ये 99% की लिमिट अप्लाई हो जाएगी। उसके नेक्स्ट मंथ आपका टर्नओवर 40 लाख गया तो सर क्या ये लिमिट अप्लाई होगी? नहीं सर, फिर उस केस में आप पूरी क्रेडिट यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? अच्छा, जब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई लेंगे तो अदर देन एग्जेम्प्ट नहीं लेंगे और जीरो रेटेड नहीं लेंगे, ये दो चीजों को नहीं लेंगे। क्लियर? ठीक है। फिर इन्होंने बोला सर ये जो 99% वाली जो कंडीशन है जिसमें 1% आपको कैश में देना होता है वो हम कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं करते। मैं बोला अच्छा कौन है ये कुछ लोग? सरकार बोली ऐसा इंसान जो पिछले 2 साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो और वो दोनों साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के खत्म हो चुके हैं। मैं बोला प्यार से ये क्यों नहीं बोल देते 24-25 और 23-24, इसके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पीरियड खत्म हो चुके हैं। सरकार बोली वेरी गुड, क्या समझदार है, और ये 2 साल में इसने इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा पे किया है। तो सरकार बोली इसके ऊपर हम ये 99% वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। बोला सही है यार। अच्छा, अगर कोई आदमी जिसका आईटीसी का रिफंड 1 लाख से ज्यादा बन रहा हो, सरकार बोली उस पर भी अप्लाई नहीं करेंगे सर। ऐसा कोई पर्सन जिसने अभी तक अपनी क्यूमुलेटिव मतलब सब मिला के टैक्स लायबिलिटी मोर देन 1% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे कर चुका है, ठीक है, कोई भी पर्सन जिसकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसका वो 1% से ज्यादा कैश में पे कर सकता है, पे कर चुका है। क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मोर देन 1% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अभी तक हमने चेक करने गया तो चेक करके पता चला ये आदमी 1% से ज्यादा कैश में पे करके बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी, इन लोगों के ऊपर 99% की कंडीशन अप्लाई नहीं होती। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर? इसके बाद आती है कहानी कुछ सेक्शन 18 की, ठीक है, उसको आप समझो पूरा चार्ट्स और एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है।
ये रहा सेक्शन 18 सर, बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल सर, एकदम सिंपल, मस्त है सेक्शन 18 सर। ऐसा कोई भी आदमी who has applied for registration within 30 days from the date he become liable to register, मैंने आप लोगों के लिए डेट्स भी लिखी सर। सर 1 जनवरी को लाइबल था सर, 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया सर, अच्छा इंसान है सर। तो सर जिस दिन लाइबल था उसके एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितना भी 1 साल, ये 1 साल जितना भी इनपुट उसके पास स्टॉक में होगा उसकी क्रेडिट वो ले सकता है सर। कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस की नहीं मिलेगी, सिर्फ इनपुट की ले पाएगा। समझ आया? कोई आदमी है जो वॉलेंट्री रजिस्टर सामने से आके रजिस्टर कर रहा है, तो सरकार बोली कब आया? 1 जनवरी को आया सर, 15 को उसको आरसी ग्रांट कर दिए सर। 1 तारीख को उसने अप्लाई किया मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो, और 15 को उसको आरसी ग्रांट कर दिए सर। सरकार बोली वेरी नाइस। तो 14 एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितने भी इनपुट है जो उसके पास स्टॉक में है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी सर। इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की मत लेना सर। समझ आया? क्लियर हुआ? सर कोई पर्सन एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या कंपोजिशन से स्कीम से रेगुलर में जा रहा है, तो सरकार बोली कब? मैं बोला यार 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो सरकार बोली उसके एक दिन पहले, 1 तारीख को वो रेगुलर स्कीम में गया या सर एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में आ गया, तो उसका एक दिन पहले सर से लेके 1 साल पहले तक सर जितने भी इनपुट होंगे सर उन पूरे इनपुट्स की क्रेडिट मिल जाएगी। पर यहां पर सर कैपिटल गुड्स की भी मिल जाती है सर, बट कैपिटल गुड्स की ना हमें 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है सर। हरी बात समझ? कैपिटल गुड्स का हमें सर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट कब से करेंगे सर? जब से खरीदे सर कैपिटल गुड्स, तब से लेके जब तक उसको आप कहां पर लेके आ रहे हो सर, रेगुलर पर्पस या टैक्सेबल पर्पस के लिए लेके आ रहे हो सर, उतने टाइम पीरियड की क्रेडिट आप माइनस कर दोगे और बैलेंस क्रेडिट ले लोगे सर। सर क्यों? क्योंकि पहले तो आप एग्जेम्प्ट और कंपोजिशंस के लिए यूज कर रहे थे ना, तो उतने टाइम की क्रेडिट आपको नहीं मिलनी चाहिए, उसके बाद ही की तो क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। उसके पहले की क्रेडिट आप कैसे ले सकते हो सर? उसके बाद की क्रेडिट लो ना सर। समझ आया? ठीक है सर। डिक्लेरेशन कितने दिन के अंदर देना पड़ता है? विद इन 30 डेज सर। कितना आपके पास इनपुट है, क्या आपके पास कैपिटल गुड्स है, उसकी डिक्लेरेशन 30 डेज के अंदर। सर सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपकी आईटीसी 2 लाख से ज्यादा है तो। समझ आया? अब सर कोई पर्सन है जो टैक्सेबल या रेगुलर स्कीम में था, अब वो एग्जेम्प्ट में जा रहा है या वो रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहा है, तो सरकार बोली सुन भाई, तेरे पास जितना भी इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक में उसको तू प्रोपोर्शनेट कर और प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स कर दे। मतलब पहले तूने टैक्सेबल और रेगुलर के लिए यूज किया था, उतनी क्रेडिट तू ले सकता है। अब बाद में तू एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन के लिए जा रहा है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा कैपिटल गुड्स, बोले कैपिटल गुड्स के केस में यहां पर डिवाइड बाय 60 कर देना, क्योंकि हम कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी मानते हैं? 5 साल। डिवाइड बाय 60 कर लेना, और जितने टाइम पीरियड तू टैक्स और रेगुलर स्कीम के लिए यूज किया था उतना माइनस कर लेना टोटल क्रेडिट में से। बैलेंस क्रेडिट जो होगी वो हम तेरे से क्या करवा देंगे? रिवर्स करवा देंगे। क्यों रिवर्स कराएंगे? क्योंकि अब तू कहां जा रहा है? एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन में। तो अब तू क्रेडिट का क्या करेगा? अब तू क्रेडिट का क्या करेगा? मैं बोला सुनो, मान लो इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों को ऐड किया, और दोनों ऐड करने के बाद मान लो मेरे क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपए है और यहाँ 80,000 आ रहा है, तो बैलेंस क्रेडिट का क्या होगा? सरकार बोली खत्म, वो जो बैलेंस तेरी 20,000 की क्रेडिट बची है वो लैप्स हो जाएगी सर। मैं बोला मान लो अगर मेरे पास यहाँ 80,000 पड़ा हुआ है और यहाँ 1 लाख आ रहा है, तो सरकार बोली फिर तेरे को 20,000 पे करना पड़ेगा। जीएसटीआर 3 भी फाइल करेगा और पे करेगा सर। और मान ले अगर कोई इनपुट है या कैपिटल गुड्स है जिनकी तू वैल्यू नहीं बता पाएगा, सरकार बोली उस केस में फिर हम इनपुट की क्या ले लेंगे? मार्केट प्राइस ले लेंगे। समझ आया? उसके बाद हमने बोला सर कि क्या मैं अपने कैपिटल गुड्स को बेच भी सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल बेच सकता हूं। सरकार बोली वेरी गुड, अगर तूने कैपिटल गुड्स को यूज करके बेच दिया तो सरकार बोलती जितनी उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उससे अपन जीएसटी का रेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी रेट होगा, या फिर 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। क्योंकि इतने टाइम पीरियड तूने क्या किया? टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किया,
तो मान ले अगर तूने एक एग्जाम्पल, मान ले अगर तूने सर 4 क्वार्टर यूज किया तो 4 क्वार्टर इंटू 5% कितना हो गया 20%। तेरी टोटल क्रेडिट 1 लाख की है तो 1 लाख में 20% हम हटा देंगे, तो सर 80,000 जो बचा तेरा, ये 80,000 की क्रेडिट और जितना भी तेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगा उसमें तेरा परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा, दोनों में विच एवर इज हायर जो रहेगा वो हायर हम तेरे से क्या करा देंगे, रिवर्स करा देंगे, हम तेरे से ले लेंगे सर। क्यों? क्योंकि तू बेच दिया है, बेच दिया है मतलब तेरे को वो क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए। समझ आया? बैठा दिमाग में? तो मैं सरकार से पूछा ये जो 20% माइनस करा ये क्या था? सरकार बोली ये 20% वो था जितने टाइम तूने यूज किया है, यूज किया वो तेरा अधिकार है, तू क्रेडिट ले, बट जब तू यूज करने के बाद उसको बेचने निकल गया तो जो तेरी बेच दिया है अब जो तेरी बैलेंस क्रेडिट है तो वो हमें वापस कर दे। आपको पता है वापस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब हम रियल लाइफ में कोई चीज खरीदते हैं ना तो पूरी क्रेडिट एक बार में क्रेडिट लेजर में चल जाती है, इसीलिए वो हमसे रिवर्स कराते हैं, और रिवर्स जो कराते हैं वो हमसे जीएसटीआर 3B में पे करवाते हैं सर, वही रिवर्स होता है। समझ आया? दोनों में विच एवर इज हायर हमें पे करना पड़ता है सर। देखो मैंने लिखा भी है टोटल आईटीसी -5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, उसके निकालेंगे बैलेंस जो आएगा और यहां पर जो आएगा, दोनों में विच एवर इज हायर हमें पे करना है सर। समझ आया? पर सर रिफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड, डाइस, डिस्क, फिक्सचर जो सप्लाई किए हैं एज अ स्क्रैप सप्लाई करते हैं तो उसके ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी लगेगा सर। समझ आई कहानी? ये पूरा सेक्शन 18 एक साथ है, पूरा सेक्शन 18 एक साथ है। अब इधर उधर सेक्शन 18 के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं है सर। अगला ये रहा सेक्शन 18 सर, बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल सर, एकदम सिंपल, मस्त है सेक्शन 18 सर। ऐसा कोई भी आदमी who has applied for registration within 30 days from the date he become liable to register, मैंने आप लोगों के लिए डेट्स भी लिखी सर। सर 1 जनवरी को लाइबल था सर, 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया सर, अच्छा इंसान है सर। तो सर जिस दिन लाइबल था उसके एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितना भी 1 साल, ये 1 साल जितना भी इनपुट उसके पास स्टॉक में होगा उसकी क्रेडिट वो ले सकता है सर। कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस की नहीं मिलेगी, सिर्फ इनपुट की ले पाएगा। समझ आया? कोई आदमी है जो वॉलेंट्री रजिस्टर सामने से आके रजिस्टर कर रहा है, तो सरकार बोली कब आया? 1 जनवरी को आया सर, 15 को उसको आरसी ग्रांट कर दिए सर, 1 तारीख को उसने अप्लाई किया मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो और 15 को उसको आरसी ग्रांट कर दिए सर। सरकार बोली वेरी नाइस। तो 14 एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितने भी इनपुट है जो उसके पास स्टॉक में है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी सर। इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की मत लेना सर। समझ आया? क्लियर हुआ? सर कोई पर्सन एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या कंपोजिशन से स्कीम से रेगुलर में जा रहा है, तो सरकार बोली कब? मैं बोला यार 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो सरकार बोली उसके एक दिन पहले, 1 तारीख को वो रेगुलर स्कीम में गया या सर एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में आ गया, तो उसका एक दिन पहले सर से लेके 1 साल पहले तक सर जितने भी इनपुट होंगे सर उन पूरे इनपुट्स की क्रेडिट मिल जाएगी। पर यहां पर सर कैपिटल गुड्स की भी मिल जाती है सर, बट कैपिटल गुड्स की ना हमें 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है सर। हरी बात समझ? कैपिटल गुड्स का हमें सर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट कब से करेंगे सर? जब से खरीदे सर कैपिटल गुड्स, तब से लेके जब तक उसको आप कहां पर लेके आ रहे हो सर, रेगुलर पर्पस या टैक्सेबल पर्पस के लिए लेके आ रहे हो सर, उतने टाइम पीरियड की क्रेडिट आप माइनस कर दोगे और बैलेंस क्रेडिट ले लोगे सर। सर क्यों? क्योंकि पहले तो आप एग्जेम्प्ट और कंपोजिशंस के लिए यूज कर रहे थे ना, तो उतने टाइम की क्रेडिट आपको नहीं मिलनी चाहिए, उसके बाद ही की तो क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। उसके पहले की क्रेडिट आप कैसे ले सकते हो सर? उसके बाद की क्रेडिट लो ना सर। समझ आया? ठीक है सर। डिक्लेरेशन कितने दिन के अंदर देना पड़ता है? विदिन 30 डेज सर। कितना आपके पास इनपुट है, क्या आपके पास कैपिटल गुड्स है, उसकी डिक्लेरेशन 30 डेज के अंदर। सर सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपकी आईटीसी 2 लाख से ज्यादा है तो। समझ आया? अब सर कोई पर्सन है जो टैक्सेबल या रेगुलर स्कीम में था, अब वो एग्जेम्प्ट में जा रहा है या वो रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहा है, तो सरकार बोली सुन भाई
तेरे पास जितना भी इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक में उसको तू प्रोपोर्शनेट कर और प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स कर दे। मतलब पहले तूने टैक्सेबल और रेगुलर के लिए यूज किया था, उतनी क्रेडिट तू ले सकता है। अब बाद में तू एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन के लिए जा रहा है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा कैपिटल गुड्स, बोले कैपिटल गुड्स के केस में यहां पर डिवाइड बाय 60 कर देना, क्योंकि हम कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी मानते हैं, 5 साल। डिवाइड बाय 60 कर लेना और जितने टाइम पीरियड तू टैक्स और रेगुलर स्कीम के लिए यूज किया था उतना माइनस कर लेना टोटल क्रेडिट में से। बैलेंस क्रेडिट जो होगी वो हम तेरे से क्या करवा देंगे, रिवर्स करवा देंगे। क्यों रिवर्स कराएंगे, क्योंकि अब तू कहां जा रहा है, एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन में। तो अब तू क्रेडिट का क्या करेगा, अब तू क्रेडिट का क्या करेगा। मैं बोला सुनो, मान लो इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों को ऐड किया और दोनों ऐड करने के बाद मान लो मेरे क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपए और यहाँ 80,000 आ रहा है, तो बैलेंस क्रेडिट का क्या होगा, सरकार बोली खत्म, वो जो बैलेंस तेरी 20,000 की क्रेडिट बची है वो लैप्स हो जाएगी सर। मैं बोला मान लो अगर मेरे पास यहाँ 80,000 पड़ा हुआ है और यहाँ 1 लाख आ रहा है, तो सरकार बोली फिर तेरे को 20,000 पे करना पड़ेगा। GSTR 3 भी फाइल करेगा और पे करेगा सर। और मान ले अगर कोई इनपुट है या कैपिटल गुड्स है जिनकी तू वैल्यू नहीं बता पाएगा, सरकार बोली उस केस में फिर हम इनपुट की क्या ले लेंगे, मार्केट प्राइस ले लेंगे। समझ आया। उसके बाद हमने बोला सर कि क्या मैं अपने कैपिटल गुड्स को बेच भी सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल बेच सकता हूं। सरकार बोली वेरी गुड, अगर तूने कैपिटल गुड्स को यूज करके बेच दिया तो सरकार बोलती जितनी उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उससे अपन जीएसटी का रेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी रेट होगा, या फिर 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि इतने टाइम पीरियड तूने क्या किया, टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किया। तो मान ले अगर तूने, एक एग्जाम्पल, मान ले अगर तूने सर 4 क्वार्टर यूज किया तो 4 क्वार्टर इंटू 5% कितना हो गया, 20%। तेरी टोटल क्रेडिट 1 लाख की, तो 1 लाख में 20% हम हटा देंगे, तो सर 80,000 जो बचा तेरा, ये 80,000 की क्रेडिट और जितना भी तेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगा उसमें तेरा परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा। दोनों में विच एवर इज हायर जो रहेगा वो हायर हम तेरे से क्या करा देंगे, रिवर्स करा देंगे, हम तेरे से ले लेंगे सर। क्यों, क्योंकि तू बेच दिया है, बेच दिया है मतलब तेरे को वो क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए। समझ आया, बैठा दिमाग में। तो मैं सरकार से पूछा ये जो 20% माइनस करा ये क्या था, सरकार बोली ये 20% वो था जितने टाइम तूने यूज किया है, यूज किया वो तेरा अधिकार है, तू क्रेडिट ले। बट जब तू यूज करने के बाद उसको बेचने निकल गया तो जो तेरी बेच दिया है, अब जो तेरी बैलेंस क्रेडिट है तो वो हमें वापस कर दे। आपको पता है वापस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में कोई चीज खरीदते हैं ना तो पूरी क्रेडिट एक बार में क्रेडिट लेजर में चल जाती है, इसीलिए वो हमसे रिवर्स कराते हैं। और रिवर्स जो कराते हैं वो हमसे GSTR 3B में पे करवाते हैं सर, वही रिवर्स होता है। समझ आया, दोनों में विच एवर इज हायर हमें पे करना पड़ता है सर। देखो मैंने लिखा भी है, टोटल ITC -5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, उसके निकालेंगे बैलेंस जो आएगा और यहां पर जो आएगा, दोनों में विच एवर इज हायर हमें पे करना है सर। समझ आया। पर सर रिफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड, डाइस, डिस्क, फिक्सचर जो सप्लाई किए हैं एज अ स्क्रैप सप्लाई करते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही GST लगेगा सर। समझ आई कहानी। ये पूरा सेक्शन 18 एक साथ है, पूरा सेक्शन 18 एक साथ है। अब इधर उधर सेक्शन 18 के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं है सर।